हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और हमेशा की भांति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हम बात कर रहे थे पिछले जनन तंत्र के बारे में और हमने पिछले वीडियो में नर जनन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाकर चर्चा करते हैं मादा जनन तंत्र की, जो हमारे स्वास्थ्य और मनुष्य और सामान्य विज्ञान के हिसाब से महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम चर्चा करते हैं मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्तनधारी प्राणियों की मादा में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। देखो, स्तनधारी प्राणी उन्हें कहते हैं जो प्राणी क्या करते हैं, अपने समान बच्चों को जन्म उत्पन्न करते हैं और उनके लिए उनको स्तनधारी कहा जाता है क्योंकि वो अपने बच्चे का जीवन भरण पोषण करने के लिए उनके अंदर एक महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है, जिसके कारण से उन्हें स्तनधारी प्राणी भी कहा जाता है। मादा जनन तंत्र की उत्पत्ति, देखो मादा जनन तंत्र है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये बहुत जब डीपली अपन अध्ययन करते हैं इसके, तब अपने को ये देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि मादा जनन तंत्र की उत्पत्ति मूलेरियन नलिका से होती है और ये एक विशेष संरचना, विशेष जो नलिका होती है जिनके कारण से क्या होती है, मादा जनन तंत्र की उत्पत्ति होती है। मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से, देखो जिस प्रकार हम नर जनन तंत्र में मुख्य अंग पढ़े थे उसी प्रकार मादा जनन तंत्र में भी अपन क्या करेंगे, मुख्य अंगों के बारे में जानकारी करेंगे। मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग है, पहला है अंडाशय ओवरी, दूसरा है अंडवाहिनी या ओविनल या फेलोपियन ट्यूब, तीसरा है गर्भाशय या यूट्रस, चौथा है योनि या वेजाइना। इन चार मुख्य जननांगों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं अंडाशय के बारे में। अंडाशय, प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होता है और अंडाशय उदर गुहा में मेसोबेरियम या पेरिटोनियम झिल्ली से लगे होते हैं। जो अंडाशय है वो मादा के उदर गुहा में, जो हमारे पेट के अंदर की साइड होते हैं, उदर गुहा में मेसोबेरियम या पेरिटोनियम झिल्ली से ये लगे होते हैं। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अण्डजनन के द्वारा निर्माण होता है। देखो, ये अण्डजनन की जो विधि है इसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है अंडाणुओं के भीतर। और अंडाशय का बाह्य स्तर एपिथेलियम का बना होता है, जिसे जनन एपिथेलियम भी कहते हैं। जो अंडाशय का बाह्य स्तर किसका बना होता है, एपिथेलियम का बना होता है, जिन्हें जनन एपिथेलियम भी कहते हैं। अंडाशय का भीतरी स्तर तंतुओं एवं संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। जो अंडाशय का भीतरी स्तर है तंतुओं और संयोजी ऊतकों का बना होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और अंडाशय का मुख्य कार्य है, अंडाशय का मुख्य कार्य है अंडाणुओं का निर्माण करना या अंडाणु पैदा करना। अंडाशय से दो हार्मोन, जिस प्रकार से हमने अंडाशय से दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। नर जनन तंत्र में हमने टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रवण किया था, उसी प्रकार अंडाशय से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन को नियंत्रित करता है। जो मासिक रजोधर्म चक्र है, जो महिला के प्रत्येक 28 दिन से वापस उनके ऋतुस्राव का जो समय आता है उसको ये नियंत्रित करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनकी कमी के कारण ही इसमें विकार, कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं या कुछ कमियां हो जाती है, जिसके कारण से उनमें बंध्यता या बांझपन का जो रोग होता है वो इन दोनों हार्मोन के डिसबैलेंस के कारण के ऋतुस्राव का समय अनियमित हो जाता है। इस कारण से वो अपने को बंध्यता या वो रोग देखने को मिलता है। अंडवाहिनियां बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरे जननांग की अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां भी संख्या में दो होती है। गर्भाशय के ऊपरी भाग से दोनों बगल में पाई जाती है। गर्भाशय के ऊपरी भाग में दोनों बगल में ये पाई जाती है या लगी रहती है। इसके भी दो मुख्य भाग है, अंडवाहिनियों के भी दो मुख्य भाग है। पहला भाग है अंडवाहिनी की ओविडक्टल फेनल। अंडवाहिनी का अग्रभाग फूलकर कीपाकार हो जाता है। अंडवाहिनी का अग्रभाग फूलकर कीपाकार हो जाता है और इसमें कुछ सूक्ष्म छिद्र भी पाए जाते हैं। उन सूक्ष्म छिद्र संरचना को ओस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियम। बात करते हैं अंडवाहिनी कीप के चारों ओर झालर समान संरचना के रूप में फिम्बरी पाई जाती है। अंडवाहिनी के
चारों ओर, जो कीप के चारों ओर झालर समान संरचना पाई जाती है जिसे फिमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिमरी। जो उदर गुहा में आए अंडों को ओस्टियम की सहायता से अंडवाहिनी कीप में डालती है। जो उदर गुहा से आए अंडों को ओस्टियम, जो सूक्ष्म छिद्र है, उनकी सहायता से अंडवाहिनी कीप में डालती है। और फिर दूसरा उसका पार्ट है फेलोपियन नलिका। फेलोपियन नलिका जो स्वयं 3 भाग में विभक्त होकर एक कीप, जो नलिकाकार संरचना होती है, कीपाकार, जो इसका अग्रभाग को बोलते हैं इनफंडिबुलम। जो फेलोपियन ट्यूब की जो नलिका है उसे 3 भागों में विभक्त किया है। पहला भाग है जिसे बोलते हैं अग्रभाग इनफंडिबुलम, और जो पीछे की ओर फूला हुआ भाग उसे बोलते हैं एम्पुला भाग। क्या बोलते हैं? एम्पुला भाग। और गर्भाशय में प्रवेश करने वाला भाग उसे बोलते हैं स्टमस भाग। क्या बोलते हैं? स्टमस भाग। और हमारे जो मादा जनन तंत्र में जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है वो एम्पुला और स्टेमस के बीच में संपन्न होती है। और ये फेलोपियन ट्यूब की नलिका के क्या है? 3 भाग है। हाँ, तो हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र में आगे। जो हमारा फेलोपियन नलिका वाला भाग था, पहला था हमारा अंडाशय, फिर था अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी में जो हमने फेलोपियन नलिका पढ़ी थी उसमें 3 भाग थे मुख्यतः। तो 3 भाग में एम्पुला और स्टेमस के संयोजन स्थल पर निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। और फेलोपियन नलिका का मुख्य कार्य है फिमरी द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना और गर्भाशय में डालना। जो भी अंडवाहिनी की फेलोपियन नलिका के द्वारा जो अंडों का उत्सर्ग किया है उनका फिमरी द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना और गर्भाशय में डालना क्या है? फेलोपियन नलिका का कार्य है। फिर बात करते हैं जननांग। तीसरा, गर्भाशय। मानव का गर्भाशय नाशपत्ती के आकार का होता है। यह सामान्यतः 7 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर लगभग क्या होता है? यह मोटा होता है। जो 7 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है। और ये एक नाशपत्ती के आकार का होता है। इसके ऊपर की तरफ दोनों और बाएं और दाएं कोण पर अंडवाहिनी खुलती है। जो गर्भाशय है इसके ऊपर की ओर बाएं और दाएं कोण पर क्या खुलती है? अंडवाहिनी खुलती है। और इसका दूरस्थ सिरा बॉडी और समीपस्थ भाग ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। आपको पता है कि जो अंडवाहिनी है बाएं और दाएं भाग में खुलती है। इसमें 28 दिन में एक अंडा अगर बाएं भाग से आ रहा है तो 28 दिन बाद दूसरा अंडा दाएं भाग से आएगा। और ये प्रक्रम नित्य चलता रहता है, हर महीने ये प्रक्रम चलता रहता है। तो गर्भाशय का दूरस्थ भाग बॉडी कहलाता है और समीपस्थ भाग ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। गर्भाशय में बाहर से अंदर की ओर, देखो गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 परतें पाई जाती है। तो बाहर से अंदर की ओर पहली जो बाहरी परत है उसे बोलते हैं एपीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एपीमेट्रियम। और दूसरी है मध्य परत है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और आंतरिक परत है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं, एपीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के स्तर पाए जाते हैं। इनकी मायोमेट्रियम में वर्तुल व तिर्यक पेशियां पाई जाती है। इनकी जो अंतःत्वचा है मायोमेट्रियम में, इसमें वर्तुल और तिर्यक पेशियां पाई जाती है जिनमें प्रसारण की क्षमता अधिक होती है, जो फैलने में काफी अधिक फैल सकती है। अतः गर्भाशय आवश्यकता के अनुसार 20 गुना तक आकार में बढ़ जाता है। अगर गर्भाशय को अगर उसकी आवश्यकता होती है तो अपने जो अनुमानित आकार है उससे 20 गुना ये आकार में बढ़ सकता है। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाती है। जो सर्विक्स भाग है वो आगे की ओर चलकर योनि में परिवर्तित हो जाता है और गर्भाशय का निचला छिद्र इसी में खुलता है। जो गर्भाशय का निचला छिद्र है वो इसी में खुलता है। गर्भाशय का खोखला भाग, जो गर्भाशय का खोखला भाग मतलब आंतरिक स्तर है एंडोमेट्रियम, वो गर्भाशय गुहा कहलाती है। गर्भाशय का जो खोखला भाग है एंडोमेट्रियम है, ये वाला भाग गर्भाशय गुहा कहलाता है। और इसमें क्या होता है? भ्रूण का, एम्ब्रियो का परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है। आपको पूछ सकते हैं गर्भाशय का परिवर्धन, भ्रूण का परिवर्धन कहाँ होता है? गर्भाशय में तो खोखले भाग एंडोमेट्रियम या गर्भाशय गुहा में होता है।
फिर हम चौथे जननांग की बात करते हैं, योनि। गर्भाशय के आगे की ओर एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है। जो गर्भाशय है उसके आगे की ओर एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जो योनि या वेजाइना कहलाती है। योनि की आंतरिक सतह पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली नुमा प्रवर्ध पाई जाती है। योनि की आंतरिक सतह पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। योनि के शीर्ष भाग पर बार्थोलिन ग्रंथियां उपस्थित होती है। योनि के शीर्ष भाग पर बार्थोलिन ग्रंथियां उपस्थित होती है। इनके द्वारा एल्केलाइड क्षारीय व स्नेहक तरल का स्रावित होता है। इनके द्वारा एल्केलाइड क्षारीय, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, और स्नेहक तरल स्रावित करती है। बार्थोलिन ग्रंथियां नर की कौपर ग्रंथियों के समजात होती है। जब हमने नर जननांग पढ़ा था ग्रंथतंत्र, उसमें भी हमने बताया था कि बार्थोलिन ग्रंथियां हैं वो नर जननांग में काउपर ग्रंथियों के समजात होती है। इन दोनों का कार्य क्या है, सिमिलर है। वो नर के जो मूत्र मार्ग था उसको चिकना बनाने का कार्य रखता था, और ये योनि को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है बार्थोलिन ग्रंथियां। योनि की दीवार में देखो एक और ग्रंथि पाई जाती है। योनि की दीवार में बल्बोरिथ्रल ग्रंथियां पाई जाती है। योनि के दीवार में बल्बोरिथ्रल ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें एक चिपचिपा द्रव्य निकलता है। यह द्रव्य संभोग के समय योनि को चिकना बनाए रखता है। जो बल्बोरिथ्रल ग्रंथियां हैं उनके द्वारा एक चिपचिपा द्रव्य निकलता है, जो द्रव्य संभोग के समय योनि को चिकना बनाए रखता है। और एक योनि पे एक घुंडी समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्लाइटोरिस कहते हैं या बगन शिश्निका कहते हैं। ये पेनिस जो नर जननांग में सेशन है, इसके समान उत्तेजक अंग होता है। और मादा प्राणी में बाह्य जननांग के रूप में वेस्टिब्यूल पाया जाता है। इसके बाहर एक जोड़ी मोटे ओष्ठ पाए जाते हैं। मादा प्राणी के बाह्य जननांग के रूप में वेस्टिब्यूल पाया जाता है। इसके बाहर एक जोड़ी मोटे ओष्ठ पाए जाते हैं, जिन पर रोम उपस्थित होते हैं। इन रोमों को लेविया मेजोरा कहते हैं। जो भी ओष्ठ है उनको क्या कहते हैं, लेविया मेजोरा कहते हैं, जो वृषण कोष के समजात होते हैं। इस प्रकार हमारे वृषण कोष होते हैं, उसी प्रकार ये जो मोटे ओष्ठ पाए जाते हैं जिन पर जो रोम होते हैं, लेविया मेजोरा कहते हैं, जो वृषण कोष के समान ये समजात होते हैं। इस प्रकार हमने जो मादा जनन तंत्र है उसकी जो महत्वपूर्ण परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, उनके हमने वन लाइनर जो हमने नोट्स तैयार किए हैं। और ये सामान्य से भी सामान्य, जब आप कॉलेज लेवल की भी तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन में, साइंस का जो आप किसी भी टॉपिक को उठाओगे तो उसमें मादा जनन तंत्र को सीरियसली डिटेल में मैंने पूरा आपको पढ़ाया है। और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसमें से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए आपको मेरी वीडियो को तन्मयता से और ध्यान से एकाग्र होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में आपको कठिन मेहनत करने की आवश्यकता है, जिसके कारण से आप सफलता के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। मेरा ये मादा जनन तंत्र का टॉपिक और जनन तंत्र का टॉपिक आज पूरा हुआ है। इसके बाद में मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे जनरल साइंस के अंदर अपनी अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब तक आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने इसे 16 मिनट की वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में जो गहन अध्ययन है उसको करने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षार्थी तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आप त्याग करो और समय की महत्वता को समझो। अगर आपने अपने समय की पंक्चुअलिटी जब बना ली, निरंतर अगर आपने अध्ययन शुरू कर दिया, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकेगा। और अपने माता पिता का सपना पूरा करें और उनकी छाती को आप फिक्र में नहीं, फकर से उनकी छाती ऊंची कर दीजिए, क्योंकि यह समय है आपके लिए, गोल्डन टाइम है। इसका उपयोग करें और अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखें। आगे भी अच्छी वीडियो के साथ में मिलता रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।